नमस्कार, मैं हर्ष भारद्वाज और आप सुन रहे हैं ऑडियो टॉक, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हूं सिर्फ मैं और आप। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे पहले एपिसोड को बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया। आज हम एपिसोड 2 को शूट कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 1:50 और तारीख है 8 दिसंबर। आज का जो विषय है ये बड़ा गंभीर है। हालांकि इस विषय के बारे में आप सभी लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो ओटीटी या कहीं और पे आपने इसके बारे में देखा होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतवासी इस विषय के बारे में नहीं जानता, क्योंकि ये विषय सबको मुंह ज़बानी रटा हुआ है। आज का विषय है 1975 में लगी इमरजेंसी, 1975 इमरजेंसी बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सवाल कई हैं, ऐसा क्या हो गया था कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ रहा था? जानेंगे सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ऑडियो टॉक पे। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी के लिए ये फैसले का दिन था। उन्हें फैसला लेना था कि प्रधानमंत्री पद से वो इस्तीफा दें या आपातकाल लगा दें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था और कांग्रेसी सदस्य दल की बैठक को भी बुला लिया था। एक तरफ त्याग पत्र टाइप हो रहा था तो दूसरी तरफ सब लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि इंदिरा गांधी क्या निर्णय लेंगी। 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर मधुर संगीत रुक गया और घोषणा हुई कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के थे। उन्होंने इस्तीफा न देते हुए देश में आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। इतिहास बड़ा दिलचस्प विषय है मित्रों। एक सवाल को खोजने जाओ तो कई सवालों के जवाब ढूंढने पड़ जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपातकाल क्यों लगा? क्यों प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 350 से अधिक सीट जीतने वाली और विपक्ष को एकदम शून्य कर देने वाली इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना ही की नौबत क्यों आई? इस सभी सवालों का जवाब के लिए हमें चलना पड़ेगा 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। बेशक ये फैसला एक अच्छा फैसला था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे थे। हजारों लोग शरणार्थी एवं युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई देश के विकास को रोक रही थी। गरीबी हटाओ का नारा अब बस नारा बन गया था। देश में कई क्षेत्रों में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज थी। वो कहा जाता है ना कि आप भले ही दुनिया में हजारों युद्ध जीत लें, लेकिन अगर देश के अंदर जनता ही संतुष्ट नहीं होगी तो सब कुछ व्यर्थ माना जाएगा। ये बढ़ती महंगाई ही आपातकाल की पृष्ठभूमि थी। इसके बाद की कहानी लिखी गई गुजरात और बिहार में। यहाँ जो हुआ उसने सरकार की नींव ही हिला दी। जब छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ले तो परिणाम दुर्गामी ही होता है। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। भ्रष्टाचार इस कदर फैल रहा था कि चिमन भाई पटेल को अलग अलग नामों से लोग पुकारने लगे थे। छात्रों ने ये मोर्चा संभाल रखा था। दिसंबर 1973 जब मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने अपने भोजन के बिलों में हुई वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो असंतोष सार्वजनिक आक्रोश में बदल गया।
इन विरोध को जल्द ही व्यापक समर्थन मिला और सरकार के खिलाफ एक राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन से लोगों को जोड़ा। इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। गुजरात में तो आंदोलन सफल रहा। अब बारी थी बिहार की। वो कहते हैं ना कि दिल्ली जाने का रास्ता पटना से और लखनऊ से होते हुए निकलता है। यह मोर्चा जिस व्यक्ति ने संभाल रखा था उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अब जाहिर है आंदोलन की ABCD तो इंदिरा गांधी से बेहतर ही जानते होंगे। उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता और छात्र एकजुट हुए। उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। जाहिर है इसका उद्देश्य आंतरिक युद्ध नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकना था। अक्सर ऐसा होता है कि किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ कुछ कहो तो उसे देश विरोधी मान लिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। JP मूवमेंट में दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया गया। इसके बाद जो हुआ उसे हम लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में जानते हैं। बिहार और गुजरात में जो हुआ उसने सरकार की नींव हिला दी थी, लेकिन अभी एक और घटनाक्रम बाकी था। सड़कों पर लड़ाई तो जारी थी, लेकिन अभी कोर्ट में भी इंदिरा गांधी को चुनौती मिलना शुरू हो गया था। रायबरेली लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था समाजवादी राज नारायण ने। जब इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिलने लगी तो राज नारायण ने भी मोर्चा खोल दिया। अदालत में इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा मामले की सुनवाई कर रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ा और यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हुआ है। इधर जस्टिस सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए प्रलोभन मिल रहा था, लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता ना गुरु। उन्होंने दलीलों को सुना और 12 जून 1975 को फैसला सुनाया। ये फैसला ऐतिहासिक था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया। अब हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस VR अय्यर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इंदिरा गांधी के वकीलों ने बताया कि देश की स्थिति के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगाना जरूरी है। जस्टिस अय्यर ने दलीलों को सुना और 24 जून को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती और सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते में भी हकदार नहीं होंगी। बस इसके बाद क्या था, इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया और देश में अब आपातकाल लगाकर चलाएंगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस खबर को सुनने वाले उतने ही बेखबर थे जितना ही गांधी के कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने आपातकाल लगाए जाने की सूचना मिली थी। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 और 26 जून की दरमियानी रात ही हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके तुरंत बाद दिल्ली भर के अखबारों में प्रेस अंधेरे में डूब गए, क्योंकि बिजली काटने के कारण अगले 2 दिन तक कुछ भी नहीं छप सकता था। दूसरी ओर 26 जून की सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं
कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियंस को एवं पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। देश भर में जेल राजनीतिक बंदियों में भर गए थे। ये है हमारे देश का काला इतिहास। ये वो चोट है जो आज भी हमें दर्द के रूप में बार बार याद दिलाता है कि हमारे देश में कभी आपातकाल लगा था। ये वही आपातकाल है जिसने हमारे देश में आर्थिक तंगी करी, हमारे देश के नेताओं को जेल में भेजा, कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में भेजा, हमारे समाज में मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया। फिलहाल अब हमें बार बार इस चीज़ को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जितनी बार हम इस चीज़ को सुनेंगे, उतना ही हमें दर्द होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आया तो उसको शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।